एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एडुसरीजन में। दोस्तों, आज NCERT से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने पेश किया है आप सबके सामने। तो आइए एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीनतम जापानी पुस्तक है, अर्थात जापान का सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सा है। ऑप्शन है सुत्त पिटक, डायमंड सूत्र, महावमश और दीपवमश। इन चारों में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो इसका सही जवाब होगा डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र में बुद्धों के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा विकसित किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस का ही कमाल है कि आज हम लोग जो पुस्तकों पे सुंदर अक्षरों को देखते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस के जरिए किया जाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस को पहली बार किसने विकसित किया था। पहला ऑप्शन है मार्को पोलो, दूसरा है जोहान गुटनबर्ग, तीसरा इरेस्मस और चौथा किटागवा उतामारो। तो इन चारों में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो सब सही जवाब होगा जोहान गुटनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है, मार्को पोलो ने लकड़ी के ऊपर प्रिंटिंग का ज्ञान कहाँ से इटली लाया था। मार्को पोलो इटली का नाविक था, एक यात्री था जो यात्रा के द्वारा विभिन्न देशों की यात्रा करके वहाँ के ज्ञान विज्ञान का पता लगाता था। तो इसने लकड़ी के गत्ते के ऊपर प्रिंटिंग करने की कला का ज्ञान अर्जित किया था और इस ज्ञान को वह अपने देश इटली लाया था। तो यह वह कहाँ से हासिल किया। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा जापान, तीसरा इंडिया और चौथा फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा चाइना। मार्को पोलो ने चाइना में विकसित प्रिंटिंग प्रेस को इटली लाया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस वस्तु का उपयोग पांडुलिपियों के लिए होता था। पहला ऑप्शन है पेपर, दूसरा चर्मपत्र, तीसरा तार का पत्ता, चौथा वेलम। पेपर आप सब जानते हैं। चर्मपत्र एक ऐसा पत्र होता है जो जानवरों के चमड़ों से, उनके स्किन से प्राप्त किया जाता है। और पाम लीफ, तार का पत्ता और वेलम भी एक प्रकार का चर्मपत्र ही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस वस्तु का उपयोग पांडुलिपियों के लिए होता था। तो इसका सही जवाब होगा तार का पत्ता, अर्थात पाम लीफ का उपयोग पांडुलिपियों, हस्तलिपियों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, ईडो निम्न में से किस जगह का प्राचीन नाम था। पहला ऑप्शन है संघाई, दूसरा टोक्यो, तीसरा सियोल और चौथा हांगकांग। तो सही जवाब होगा टोक्यो। टोक्यो को ईडो नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक में किसने जाति व्यवस्था के प्रति अन्यायों का वर्णन किया है। गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसके रचनाकार कौन हैं, जिन्होंने अपनी इस पुस्तक में जाति व्यवस्था के खिलाफ वर्णन किया है। तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ज्योतिबा फूले, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सही जवाब होगा ज्योतिबा फूले। ये एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भारत में जाति प्रथा के उन्मूलन और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था। नेक्स्ट है, गंगाधर भट्टाचार्य ने भारत की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, अर्थात भारत की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। पहला ऑप्शन है आनंद बाजार पत्रिका, दूसरा युगांतर, तीसरा संवाद कौमुदी और चौथा बंगाल गजट। तो सही जवाब होगा बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला ऐसा साप्ताहिक पत्रिका था जिसे भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्रिका या अखबार कहे जाने का गौरव प्राप्त है।
जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी 1821 में किसने प्रकाशित किया था? 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? पहला ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दूसरा CR दास, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथा राजा राम मोहन राय। तो सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इस पुस्तक में सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन ने किस उद्देश्य से 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया था? पहला ऑप्शन है वर्नाक्यूलर प्रेस की प्रसिद्धि के लिए, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस की प्रसिद्धि के लिए पास किया था, या वर्नाक्यूलर प्रेस के निरीक्षण के लिए पास किया था, या स्थानीय प्रेस की समीक्षा कर उसका दमन के लिए, या भारतीय भाषा में लेखकों की रचना को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा स्थानीय प्रेस की समीक्षा और उसका दमन करने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पास किया था। नेक्स्ट है अमर जीवन ऑटोबायोग्राफी किस लेखक की कृति है? अमर जीवन जीवनी पुस्तक किस लेखक ने लिखा है? पहला ऑप्शन है रास सुंदरी देवी, दूसरा रुकैया हुसैन, तीसरा कैलाश भासनी देवी और चौथा पंडिता रमाबाई। तो सही जवाब होगा रास सुंदरी देवी। दोस्तों, रास सुंदरी देवी बंगाल की एक लेखिका थी जिन्हें भारत में अपनी जीवनी में पुस्तक लिखने का और महिला होने का प्रथम गौरव प्राप्त है। अर्थात भारत की वह प्रथम ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ये बंगाल की पहली ऐसी लेखिका थी जो अपनी जीवनी को पुस्तकों में उतारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता था? तो पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा CR दास या चौथा EV रामास्वामी नायकर। तो इसका सही जवाब होगा EV रामास्वामी नायकर। दोस्तों, EV रामास्वामी नायकर तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ये तमिलनाडु के एक राजनेता थे और इन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि हिंदुत्व में जो आडंबर है उसका विरोध करना। ये भी एक तरह से जातिवाद के खिलाफ थे और इनका पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम जूट मिल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल में प्रथम जूट मिल कारखाना स्थापित किया गया था। दूसरा है असहयोग आंदोलन के दौरान जमींदारों के द्वारा किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में किसने किसानों को संगठित किया था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल या चौथा बाबा रामचंद्र। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक ट्रेड यूनियन के नेता थे और इन्होंने महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रेरित होकर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान उन्होंने जमींदारों के द्वारा किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में सभी किसानों को संगठित किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किन दो लीडर्स ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन है शौकत अली और मोहम्मद अली, दूसरा है गांधी जी और सरदार पटेल, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल कलाम आज़ाद, चौथा है अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च नागरिक सेवाओं की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? आपको बता दें कि उच्च नागरिक सेवाओं में 3 तरह की सेवा का प्रयोजन है, एक IPS, दूसरा IAS, तीसरा IFS। तो IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इन तीनों को जो है भारत में अब भारतीय लोक सेवा आयोग के तहत जाना जाता है। तो इसकी स्थापना
किसकी सिफारिश पे किया गया था? पहला है ली आयोग 1924 ईस्वी, दूसरा है कोठारी आयोग 1964 ईस्वी, तीसरा है राधा कृष्णन आयोग 1948 ईस्वी और चौथा है सरकारिया आयोग 1988 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ली आयोग। ली आयोग का गठन 1923 ईस्वी में किया गया और 1924 में इन्होंने सिफारिश किया भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का, और 1926 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो सही जवाब ली आयोग होगा। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित था, राधा कृष्णन आयोग भारतीय विश्वविद्यालय यूजीसी की स्थापना से संबंधित है, और सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों के बंटवारे पर आधारित है। तो आज के ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। इस तरह के और विभिन्न प्रश्नों से रूबरू होने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अंक में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।